जी नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे हम लोग उस एग्ज़ाम के करीब आ रहे हैं। उससे पहले एग्ज़ाम शुरू हो उससे पहले हमें सारे अपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ लेना है। जो 6 सब्जेक्ट हैं उसको गहनता से पढ़ लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसी क्रम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं जो 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान है, इसमें 10 में से 8-9 नंबर खींच लेना। तो उसी क्रम में हम लोगों ने संधि इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। जो संधि का पहला प्रकार है वो पढ़ेंगे। स्वर संधि या पहली बात करें संधि क्या थी, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई संधि होती है, संधि का मतलब होता है जोड़। और जोड़ किसका है? वर्णों का जोड़ है। अगर दो अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ दो और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे ही हम कहते हैं संधि। संधि का हिंदी मतलब होता है जोड़ या जुड़ाव। दो वर्णों का जोड़ होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें संधि के, ये इसलिए बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा जिससे कि आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी हो। जिन्होंने ये वीडियो अगला वाला इससे पहले वाला नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। फिलहाल अब संधि का हो गया, वर्णों का जोड़ हो गया। वर्णों के बेल से जो जोड़ से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे संधि कहते हैं। मान लीजिए हमारा चैनल क्या है भाई, ज्ञानालय। तो ये दो शब्दों से बना हुआ, दो शब्दों से नहीं, दो वर्णों से बना हुआ। ज्ञान धन आलय, विद्या धन आलय, हिम धन आलय। तो यहाँ पे ना में देखेंगे तो आ की, छोटा आ की मात्रा है और ये आलय में बड़ा आ तो है ही है, डबल आ। तो ये दो दो वर्ण जो मिल रहे हैं, ज्ञान धन आलय से बना ज्ञानालय, हिम धन आलय से बना हिमालय। तो ये सब जैसे जुड़ रहे हैं ना, जो वर्ण जुड़ रहे हैं, इससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि हमने जान लिया था 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि जानने से पहले ये जानना है कि स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार कितने प्रकार के स्वर होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, उसका उदाहरण क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। स्वर, अब मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्णमाला है तो उसमें क्या होंगे, उसमें कुछ अक्षर जो होंगे, कुछ वर्ण जो होंगे वो स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे। स्वर उन्हें कहते हैं जिनके ऐसे वर्ण या ऐसे अल्फ़ाबेट जिनके उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ से लेके औ तक, हिंदी में आ से लेके औ तक जितने शब्द आते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और इनके उच्चारण के लिए हम किसी और वर्ण की, हम ना किसी का, खा, गा, घा किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो इन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर के भेद होते हैं मेनली 3। अब स्वर जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं तो कई तरह के हैं, लेकिन जो मेन रूप से होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वॉवेल्स इंग्लिश में इन्हें कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण में बहुत अल्प समय लगता है, अल्प समय लगता है इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में। जैसे ह्रस्व स्वर में आ बोलोगे, आ, इ, उ, री, ये क्या है भाई? ये हैं ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है। लॉन्ग वॉवेल्स या दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर छोटा आ बोल रहे हो, बड़ा आ बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, इ, उ, ऊ, ए, आय, ओ, आओ, ये सब क्या हो गए भाई? दीर्घ स्वर हो गए। और तीसरा एकदम लास्ट वाला है, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, लॉन्गर वॉवेल्स यानी पल्लू स्वर। इसका उच्चारण जो होता है ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा होता है। जैसे ओम, ओम बोलने में इन ऊपर वाले से ज़्यादा समय लगता है। तो ये हो गए हमारे भाई स्वर हो गए। स्वर का मतलब क्या हो गया भाई? जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण या अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय थोड़ा सा और समय लगता है और पल्लुत में और ज़्यादा समय लगता है। चलिए अब हम लोग सुनते हैं, अपना शुरू करते हैं। जो मेन हमारा है आज का टॉपिक है वो है स्वर संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। हमने कहा ना दो स्वर,
अब आपने जान लिया स्वर क्या होते हैं। स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में वैसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको स्वर कहते हैं। अब दो स्वर अगर आपस में मेल कर रहे हैं मतलब उनका जोड़ हो रहा है, उनका संधि हो रही है, उनका जोड़ हो रहा है, तो उससे जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय, हमने बताया था ज्ञान धन आलय बराबर ज्ञानालय, वैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब इसमें जुड़ा क्या, विद्यालय, विद्या में अगर यहाँ पे विद्या में दा या बड़ा आ है लास्ट में, और आलय में अगर आप पहला शब्द लोगे तो बड़ा आ है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही होते हैं। तो विद्यालय जब आपस में मिलेंगे विद्या धनालय तो विद्यालय हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि दो स्वरों के परस्पर मेल से, उनके जुड़ाव से, उनके जुड़ने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, सीधा सा उदाहरण होगा कि स्वर संधि भैया 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में मेनली ये पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई ऐसे दे देगा विद्या धन आलय बराबर क्या होगा, या फिर विद्यालय में कौन सी संधि है, ऐसे पूछ सकता है। अब जो स्वर संधि अपनी है 5 प्रकार की है, पांचों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ मोटा मोटा बताएंगे कि आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि क्या होती है। इसीलिए दीर्घ का क्या मतलब है भाई, हमने बता दिया था, जिनके उच्चारण में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, हर्षों से ज़्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सब स्वर संधि के प्रकार हैं। 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। अब दीर्घ संधि पहले समझ लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देख लो, एक बार समझ जाओगे तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी। दीर्घ संधि की बात करें, अगर आ ई उ से कोई आ ई उ मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब फिर से समझ लो, अगर छोटा आ से सजातीय मतलब एक ही जाति का छोटा आ से चाहे छोटा आ मिल जाए या बड़ा आ मिल जाए तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा ई से ई मिल जाए, छोटी ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए, ऊ से कोई सजातीय छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो वो एग्जाम्पल होगा, वो उदाहरण होगा दीर्घ संधि का। और जब छोटा एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, छोटा आ से छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब यही हो जाएगा कि जब दो सजातीय आपस में छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ जब आपस में कभी मिलेंगे तो छोटा आ जो है बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है ज्ञानालय या विद्यालय ही दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऐसे पूछ लेगा विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, तो जब आप संधि विच्छेद उसका करोगे, क्योंकि आप बिना विच्छेद के पता नहीं पाओगे। संधि विच्छेद का मतलब है कि संधि जिस जोड़ जैसे जुड़ के जो दो वर्णों से बना हुआ उसको अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद मतलब अलग कर दीजिए। तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ दीर्घ संधि को। मान लीजिए आ से आ मिल जाए या फिर छोटा आ से बड़ा आ मिल जाए, ये जब भी मिलेंगे तो इनके मिलने पे ये हमेशा बड़ा आ हो जाएंगे। जैसे विद्या और आलय हो रहा है विद्यालय, विद्यालय ही हो रहा है ना भाई, विद्या धनालय विद्यालय। तो विद्या में लास्ट में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ लगा हुआ है। आलय में कौन सा है भाई, आलय में बड़ा आ ही है। दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, विद्या बड़ा आ ही हो रहे हैं। ऐसे ज्ञानालय, ज्ञान धन आलय, अब ज्ञान में ना में कौन सा है, छोटा आ है, और आलय में बड़ा आ है, लेकिन दोनों जब मिल रहे हैं तो बड़ा आ हो जा रहे हैं, तो दीर्घ हो जाएंगे जब छोटा आ आपस में मिले। इसी तरह से अब ई का ले लो, ई से ई मिले, ई से चाहे छोटी ई मिले या बड़ी ई वाली ई मिले तो ये बड़ी ई ही होगा। इसी तरह ऊ से चाहे छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले वो ऊ ही होगा। तो दीर्घ संधि समझने का मतलब ये है कि आ से जब आ मिले, ई से या ई मिले, ऊ से ऊ मिले तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दीर्घ
संधि। चलिए दूसरा देख लेते हैं, हमारा है गुण संधि। हम इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फिर गुण संधि क्या है? गुण संधि ये है कि छोटा आ बड़ा आ, इससे अगर ई मिल जाए या ऊ मिल जाए या री मिल जाए। ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, अगर छोटा बड़ा आ से ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा छोटा आ, और बड़ा आ से अगर री मिलेगा तो अर हो जाएगा। इस तरह का अगर कोई संधि हो रही है तो उसको गुण संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझ लो, ये है पहले वाला वर्ण। छोटा आ से अगर ई मिल रहा है तो ई मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो ए हो जाएगा, अगर इससे ऊ मिल रहा है तो ओ हो जाएगा, और अगर री मिल रहा है तो अर हो जाएगा। इसको पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, हमने इतना मोटा मोटा समझ लिया। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नर धन ईस। नर में यह जो रा लिखा हुआ इसमें कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है, और ईस में क्या है? बड़ी ई है ही है। तो छोटा या आ और ई, हमने कहा ना छोटा आ और ई से जब मिलेंगे तो ये ए हो जाते हैं। तो नर धन ई से जब आपस में मिलेंगे तो ये नरेश हो जाते हैं, ए की मात्रा हो जाती है। नर धन ईस, नर धन ईस जब आपस में मिले तो ये हो गए नरेश। नरेश क्यों हो गए? ए की मात्रा क्यों हो गई? क्योंकि आ से, यहाँ पे आ की मात्रा है, आ से ई मिल गया तो क्या हो जाएगा? आ से जब भी ई मिलेगा तो ए हो जाता है, जो विकार परिवर्तन होगा वो ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? नर धन ईस जब आपस में मिले तो नरेश हो जाता। वैसे आ से और छोटा आ से जब ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और री मिलेगा तो अर हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा बचता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का देख लो भाई। वृद्धि संधि का मतलब ये है, यहाँ पे भी अगर छोटा आ या बड़ा आ से ए आई मिल रहे हैं या फिर ओ मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? अगर छोटा आ या बड़ा आ से ए आई मिल रहे हैं तो ये हो जाएंगे आय, और अगर छोटा आ और बड़ा आ से ओ मिल रहे हैं तो हो जाएंगे आओ। आओ का मतलब है कि ये डबल इस तरह की मात्रा बीच में जब भी आ रही है तो समझ जाओ वृद्धि है। अगर गुण का क्या है? गुण में एक ही मात्रा ऊपर आएगी, जैसे नरेश, यहाँ पे क्या होगा? सदैव, डबल मात्रा ऊपर आएगी। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इस तरह की मात्रा डबल आएगी। ऐसे समझोगे, बाद में हम थोड़ा सा और समझेंगे। तो एक बार जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हमें खुद पता आइडिया लग जाएगा कि क्या कौन सा जो है संधि है। वृद्धि संधि हम लोग पढ़ रहे थे। वृद्धि संधि का यही है कि छोटा या बड़ा आ से जब ए आई मिलेगा तो आय हो जाएगा, और अगर छोटा बड़ा आ से कोई ओ या औ मिलेगा तो वो उसका विकार जो है औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सदा धन आयो, ये हो जाएगा सदैव। सदा धन आयो, ठीक है, समझ लेते हैं भाई। सदा में कौन सी मात्रा है? बड़ा आ है, और एव में कौन सी मात्रा भाई? ए मिल रहा है, ठीक है। होगा क्या? हमने कहा ना, जब छोटा आ बड़ा आ से कोई ए आई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया सदैव। जब ये आपस में मिले तो सदैव हो गया, डबल मात्रा आयो की हो गई। तो इस तरह से जितने भी इस तरह के डबल वाले जिस तरह से अगर आएंगे, कोई आएगा जिसमें ऐसी मात्रा लगी हुई है तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। यण संधि, यण संधि का मतलब है कि ई या बड़ी से कोई विजातीय मिल जाए। अगर छोटी ई या बड़ी ई से कोई भी विजातीय मिल जाए तो ई ए में बदल जाएगा, ई या में हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटी ई बड़ी ई से आ मिल जाता है, कोई भी विजातीय का मतलब कोई है ई से ई ना मिले, ई के अतिरिक्त कोई भी विजातीय कोई भी दूसरा स्वर मिल जाए तो ओ या में बदल जाएगा, और ई से अगर कोई और ऊ मिल जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाता है तो वाह हो जाएगा, और छोटी बड़ी से अगर री मिलता है तो रा हो जाएगा। तो यण संधि का अगर बीच में देख लीजिए, अगर दो वर्णों का आपस में मेल हो रहा है और बीच में या आ या वा या रा आ रहे हैं, यवर आ रहा हो तो समझ जाओ वो यण संधि होगा। जैसे इति धन आदि, इत्यादि। इति, इति में क्या है भाई? इति में छोटी ई की मात्रा है, मतलब ई है। आदि में क्या है? छोटा आ बड़ा आ की मात्रा है। होगा क्या ये?
इत्यादि। तो या आ गया ना, बीच में या हो गया। तो अगर बीच में जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं उसके बीच में या आ जाए, वो वा आ गया, रा आ जाए, तो वो समझ जाओ कि वो यण संधि का एग्जाम्पल है। अब हमारा लास्ट का बचता है अयादि संधि। तो चलो इसको हम भी जान जाते हैं। अयादि संधि में क्या है? अयादि संधि में है कि ए ओ आओ से कोई और स्वर मिलता है। ए से कोई और स्वर मिल जाए, ऐ से स्वर मिल रहा है, कोई विजातीय स्वर मिल रहा है। विजातीय मतलब कि ए से ए ना मिले, ए के अतिरिक्त कोई भी अगर मिल जाए, छोटा आ मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, तो ए जो है अय में बदल जाता है, अय जो है आय में बदल जाता है, ओ औ में बदल जाता है, और औ जो होता है आओ में बदल जाता है। तो अय आय औ आओ अगर किसी भी संधि में दिखाई देते हैं, किसी भी शब्द में दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि वो अयादि संधि होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, ने धन आयन हो जाता है नयन। अगर आप नयन का संधि विच्छेद करोगे तो नयन का संधि विच्छेद होता है नय धन अन। नयन, नय धन, ने धन अन हो जाता है, तो नयन। तो ये क्या है भाई? ये अयादि संधि है। ए ऐ ओ आओ से अगर कोई विजातीय स्वर मिलता है तो ए ऐ हो जाता है, ऐ जो है आय हो जाता है, ओ औ हो जाता है, और औ जो होता है आओ हो जाता है। जैसे ने धन ऐन, ने में ई की मात्रा है, मतलब ए की मात्रा है। ए जब मिल रहा है आ से तो ये क्या हो जा रहा है? ऐ हो जाएगा, यानी नयन हो जाएगा। नयन में क्या है? अगर यहाँ पे आ की है और यहाँ पे या हो गया, आय हो गया। तो इस तरह से हमने जो है थोड़ा सा ये उबाऊ हो सकता है, लेकिन क्या है कि पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर एक दो भी पूछ लिया और हम उसको गलत कर गए तो दूसरे वाले बाजी मार जाएंगे। हम किसी में कोई रिस्क नहीं ले सकते, किसी भी टॉपिक में कोई रिस्क नहीं ले सकते, हमें सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। फिलहाल हमने पढ़ लिया था संधि, वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी और अल्फ़ाबेट की या किसी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के थे। कौन से थे? हासु थे, मतलब छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये क्या थे? हासु स्वर थे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर था, दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये थे, इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनके बारे में हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।